अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ राज आँखें तेरी पार्ट 2। हयात भागने के से अंदाज में किचन से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी कि सीढ़ियों से उतरते मुतस्सिम से बुरी तरह से टकरा गई। हयात पीछे को गिरते देख मुतस्सिम ने बौखलाकर हयात के बाजू थाम कर उसे गिरने से बचाया, मगर हयात को ऐसा लगा जैसे उसका सर किसी चट्टान से टकरा गया हो। किस खुशी में बंदरों की तरह उछलती फिर रही हो। हयात को अपना माथा सहलाते देख मुतस्सिम ने सख्त लहजे में कहा। तो मुतस्सिम की आवाज़ सुनकर सदमे से हयात की आंखें खुली की खुली रह गई। माथे को सहलाता हाथ साकित हो चुका था। वो किचन में गई थी खाना देखने। उसे नहीं पता था कि मुतस्सिम घर आ चुका है, ना ही मुलाजमा ने बताया था। अब ये जल्लाद मुझे छोड़ेगा नहीं। खुश्क पड़ते हलक को तर कर चेहरे पर मासूमियत सजाए ग्रे ग्रीन आंखों को टिपटिपाते हुए मुतस्सिम की जानिब देखा। मैं तो छत से कपड़े उतारने जा रही थी। मुतस्सिम से 2 कदम के फासले पर खड़े होकर नज़र झुकाकर कहा, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा। गले में झूलते दुपट्टे को देख मुतस्सिम चौधरी के माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए। हेज़ल हनी आंखें पल में गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ गई। बिना हयात को समझने का मौका दिए हयात की बाजू सख्त गिरफ्त में लेकर वापस सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। अम्मा, हयात ने अपना बाजू छुड़वाते नूर बेगम को अपनी मदद के लिए पुकारा, तो मुतस्सिम चौधरी ने घूर कर उसे देखा, जिस पर आंखों में आंसू लिए हयात ने मुंह बसूर कर रूम में दाखिल होते मुतस्सिम को देखा। तो अब बताओ, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा। हयात को सोफे पर पटकने के अंदाज में बिठाकर सर्द लहजे में घुर्रा कर कहा, तो हयात की आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। मुतस्सिम ने गहरी सांस भरकर उस नौटंकी को देखा। मुझे मेरी बात का जवाब दो हयात। इस टैंकी को माजी के सामने खाली करना। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला। अपना पाँव सोफे पर हयात के करीब रखकर उस पर झुकते हुए सर्द लहजे में कहा। तो हयात ने मसनूई हिचकी भरते ग्रे ग्रीन नम आंखों से मुतस्सिम की जानिब देखा, जो हयात के देखने पर एक दफ़ा अपनी नज़रें फेर गया। दिल अजीब ही लय पर धड़का। तो मुतस्सिम चौधरी पाँव हटाकर अपनी चादर को झाड़ते दोनों हाथ पुश्त पर बांध कर खड़ा हो गया। मैं आपकी डांट की वजह से नहीं, बल्कि आपके लिए रो रही हूँ। अपने आंसू पोंछते मासूमियत से आंखें टपटपाते हुए कहा। हयात की बात पर मुतस्सिम ने कीनातोज नज़रों से उसे घूरा। देखे न लाला, ये 2 गज लंबा तंबू गले में मौजूद तो है, मगर अफसोस शायद आपकी बीनाई कमज़ोर हो गई, जो इसे देख नहीं पा रहे। हाय मेरे लाला, भरी जवानी में नज़र से महरूम हो रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म हो गया मेरे मौला। अपने दुपट्टे को हाथ में थाम कर मुतस्सिम को दिखाते हुए कहा, और आखिरी बात करते हुए उसी दुपट्टे के पल्लू पर चेहरा रख कर रोना शुरू कर दिया। हयात की गुलफशानी पर मुतहस्सिम ने एक ही झटके में उसे बाजू से थाम कर अपने रूबरू किया। हयात इस अवदाद पर भौचक्की सी आंखें फाड़े चेहरे पर खूंखार तासुरात सजाए खड़े मुतस्सिम को देख रही थी। ना ही ये तंबू है, ना ही गले का पट्टा, सर की इज्जत है। और एक बात जहन नशीन कर लो, तुम मुतस्सिम चौधरी की इज्जत हो, और अपनी इज्जत पर मुतस्सिम चौधरी किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मर भी सकता हूँ, और जो भी इस इज्जत को बुरी नज़रिया ख़राब करने की कोशिश करेगा उसे मार भी सकता हूँ, फिर चाहे वो हयात बीबी तुम ही क्यों ना हो। अपनी आग सी दहकती सांसें हयात के चेहरे पर छोड़ते दबे दबे लहजे में घुर्रा कर कहा। तो हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। आंखें पल में लबालब पानियों से भर गई, जिसे देख मुतस्सिम ने गहरी सांस भरी और हयात का बाजू छोड़कर उसे जाने का इशारा किया। अपने सर से लेकर कंधों तक अच्छे से दुपट्टा लपेट कर बाहर की जानिब कदम बढ़ाने चाहिए। तो मुतस्सिम चौधरी ने पलटकर बाहर जाती हयात के बालों को दुपट्टे समेत नर्म से अपने हाथ की गिरफ्त में लिया, तो हयात अपनी जगह मां जामिस सी हो गई। जबकि मुतस्सिम चौधरी चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए हयात का दुपट्टा सर से उतारते उसके लंबे घने सियाह बाल को बल देने लगा। इतना मुश्किल तो किसी 2 साल के बच्चे को समझाना नहीं होता, जितना मुश्किल तुम्हें समझाना और किसी काम से रोकना है। हयात के बाल चुटिया में बांध कर दुपट्टा सर पर उड़ाते नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तो हयात के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मुतस्सिम जानता था कि जो बात हयात ने उसकी सीरियस ना लेनी हो, फिर चाहे वो आंखें दिखाए, डांटे, चिल्लाए, वो अपनी करके ही रहती है, और ना ही मुतस्सिम की डांट को दिल पर लेती है। मगर जब वो मुतस्सिम की किसी बात या डांट को दिल पर ले लेती थी, फिर सारी रात उसकी रोकर गुजरती
और फिर कई दिन वो बुखार में तपती रहती। और अब वो उसके मगरमच्छ के आंसुओं के अलावा शर्मिंदगी में बहने वाले आंसुओं को जान गया था, और उसे पता था कि वो ये बात दिल पर ले बैठी थी। आइंदा मैं तुम्हें खुले बालों और बगैर दुपट्टे के ना देखूं, वरना टांगे तोड़कर इस तंबू में बांधकर बांध दूंगा, कमरे में बंद कर दूंगा। लहजे की नरमी पल में गायब हुई और फिर से वही संजीदगी और सर्द लहजा ऊद आया। तो हयात ने हलक तर करके स्पीड लगाकर वहां से फरार हासिल की। हयात की फुर्ती देख मुतस्सिम चौधरी की मूंछों तले अनाबी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। सर झटक कर कदम कमरे से बाहर बढ़ाए। मुतस्सिम किसी काम से शहर गया था, वहां से जल्द वापस लौट आया तो सीधा खेतों में चला गया। वो खेतों में गया था, वहां अपने खेतों में काम करते किसानों का हाथ बटाते उसके कपड़े खराब हो चुके थे। इसीलिए घर आकर वो नूर बेगम से मिलने की बजाय पहले कपड़े चेंज करने आ गया। घर का पुरसुकून माहौल देख उसे लगा शायद हयात बीबी को अकल आ गई हो, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। ये क्या कह रहे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ? शाइस्ता बेगम ने चिल्लाकर फ़ोन पर कहा तो आगे से जवाब देने की बजाय फ़ोन रख दिया गया। क्या हुआ आपी, सब खैरियत तो है? उरूब ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखते हुए पूछा। फिक्रमंदी से इस्तफसार किया तो शाइस्ता बेगम फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है बेगम, रो क्यों रही हो? किसका फ़ोन था? मुकर्रम शाह ने शाइस्ता बेगम को सोफे पर बिठाते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वो भी उनके इस तरह फूट फूट के रोने से परेशान हो गए थे। रूप पानी का ग्लास लाई तो मुकर्रम शाह ने उससे ग्लास पकड़कर शाइस्ता बेगम के होठों से लगाया। उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि लड़का किसी और को पसंद करता है और सुबह अपनी पसंद की शादी लड़की से निकाह करके उसे घर ले आया है, शाइस्ता बेगम ने रोते हुए बताया। तो मुकर्रम शाह भी दंग रह गए। नजरें उरूब के पुरसुकून चेहरे पर गई। चुप कर जाए आप भी, शायद हमारी उरूब की इसमें ही बेहतरी थी। शुक्र है कि पहले पता चल गया, वरना शादी के बाद ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा मसला हो जाता। क्या बेहतरी थी, मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी। 4 दिन बाद शादी है, कल से मेहमान आने वाले हैं। क्या कहेंगे लोगों से कि क्यों शादी कैंसिल कर रहे हैं? कहाँ गया लड़का? हम उन्हें लड़के की हकीकत बता भी देना, मगर फिर भी वो लड़की का कोई ना कोई कसूर ज़रूर बताएंगे। शाइस्ता बेगम तो फट ही पड़ी थी। अभी अभी जाए वहाँ और बात करें उन लोगों से। अगर उनके बेटे को कोई और पसंद थी तो हमें बताते। हमारे सामने तो उनका लड़का ऐसे शो करता था जैसे उससे ज़्यादा कोई खुश नहीं, और अब बीवी भी ले आया। शाइस्ता बेगम ने उठते हुए कहा तो उरूब उनके सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों की परवाह मत करें आपी, किसे क्या जवाब देना है वो मेरा मसला है, और आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा बटा हुआ शख्स नहीं चाहिए। संजीदा लहजे में कहकर एक नज़र मुस्कुराकर दोनों को देखा और अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ा दिए। वो ठीक कह रही है बेगम, कोई ज़रूरत नहीं इन कमज़र्फ लोगों के मुँह लगने की, और इस मसले का हल मेरे पास। शादी होगी और इसी तारीख को होगी। क्या मतलब? मुकर्रम शाह की बात पर शाइस्ता बेगम ने हैरत से इस्तफसार किया तो मुकर्रम शाह मुस्कुरा दिए। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं उरूब से शादी करूंगा? ईमान शाह के चिल्लाकर कहने पर मुकर्रम साहब ने उसे घूर कर देखा। मसला क्या है शादी करने में? एक न एक दिन भी तो तुम्हारी करनी ही है शादी, है ना? तो अब हो जाए तो क़यामत आ जाएगी क्या? मगर मुकर्रम शाह ने दहाड़ते हुए कहा। तो ईमान ने एक ठोकर टेबल को मारी तो टेबल पर पड़े जग और गिलास ज़मीन पर बोस हो गए। शाइस्ता बेगम ने दहलकर मुंह पर हाथ रखा तो मगर मुकर्रम शाह का दिल कर रहा था 2 थप्पड़ उस जानवर को लगा दे। मुझे मसला शादी से नहीं उरूब से है। नहीं करना चाहता मैं शादी। और मॉम, आप ही तो कहती थी कि वो मेरी खाला है, उसकी इज्जत करो। तो बताए खाला से शादी कैसे जायज़ होगी? ईमान ने चिल्लाते हुए कहा और आखिर में नर्म लहजे में शाइस्ता बेगम के हाथ थामते हुए कहा, और वो तुम ही थे जो कहते थे कि वो तुम्हारी खाला नहीं है और मरते दम तक उसे खाला नहीं मानोगे। तो देखो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब से वो तुम्हारी खाला नहीं रहेगी, शाइस्ता बेगम ने नर्म लहजे में कहा। तो गुस्से से ईमान शाह की रगें तन गई। मुझसे बड़ी है वो पूरे 2 साल। बीवी चाहिए मुझे, उस्तानी नहीं। अपनी बीवी के मुंह से प्यार भरी बातें सुनना चाहता हूँ, ना कि दुनिया व आखिरत के लेक्चर्स। ईमान शाह ने झंझलाते हुए कहा तो शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराहट छुपाई। और जब टर्की में खुद से 4-8 साल बड़ी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाते थे तब ये बातें याद नहीं थी?
उनसे तो तुम्हें कोई मसला नहीं था, तो शादी करते हुए क्या मौत पड़ रही है? और उरूप सिर्फ 2 साल बड़ी है, मगर खुद को देखो कैसे सांड बन गए हो। उस नाजुक सी बच्ची से 2 साल छोटे नहीं, 10-15 साल बड़े ही दिखते हो। 5 साल पहले मैंने अपना बेटा तुर्की भेजा था, मगर 5 साल बाद उन तुर्की वालों ने किसी गोरीला को मेरे बेटे की शक्ल देकर वापस भेज दिया है। 4 दिन बाद शादी है, चुपचाप इज्जत से ये शादी कर लेना, वरना मैं समझूंगा पहले बाप की नहीं मानते थे, अब बाप को बाप ही नहीं मानते। मुकर्रम शाह ने सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा और शाइस्ता बेगम का हाथ थामे कमरे का दरवाज़ा बंद करते बाहर चले गए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें उरूप बीबी, एक बार ही शादी हो जाए, गिन गिन कर बदले लूँगा। बहुत नसीहतें झाड़ती थी ना, अब तुम पर अपनी शिद्दतें निछावर करके तुम्हारी इस गज़ भर लंबी ज़बान को बंद करूँगा। तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, तुम्हारी गज़ भर लंबी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर तुम्हें अपनी पनाहों में कैद करके बेबस तो कर सकता हो ना। मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, मगर अब घर वाले चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अपने कंधों तक लंबे भूरे सिल्की बालों को पोनी से आज़ाद करते, शीशे के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर टिकाकर झुकते हुए आंखों में चमक लिए सरगोशियारान लहजे में कहकर आखिर में कहा लगाया और अपने बालों में हाथ फेर कर उन्हें पीछे करते, चेन को घुमाते, सीटी की धुन बजाते ड्रेसिंग रूम में चला गया। दूसरी तरफ, माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? नूर बेगम को चादर निकालते देख हयात ने आंखों में चमक लिए पूछा तो मुस्कुरा दी। नीलो बता रही थी कि खेतों में जो मुनव्वर काम करता है उसके घर दही हुई है, बस बच्ची को देखने और कुछ पैसे देने जा रही हूँ। नूर बेगम ने अपना छोटा सा बटवानुमा पर्स की कमीज़ में बनी जेब में डालते हुए जवाब दिया, तो हयात ने मुंह बसोर उन्हें देखा। कितनी बार कहा है माँ जी कि मेरा बैग लेकर जाया करे, आफ्टर ऑल इस गांव के सरपंच की बीवी और दल की मलिका है। मगर नहीं, आप ये मर्दों की तरह जेब बनवा लेती हैं, और ये बटवा मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। हयात ने मुंह बसोर कर नूर बेगम की कमीज़ पर दाएं जानिब बनी जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो वो हंस पड़ी। हे झिल्ली, इसकी तो आदत पड़ गई है, जब ये मोए बैग शैग नहीं थे तब हम यहीं रखती थी, और बाहर जाकर 100 काम होते, लोगों के मसाइल देखने होते, वहाँ इस बला को कौन संभाले। अल्लाह बख्शे मेरी सास को, जब सलाहुद्दीन साहब सरपंच बने तो मुझ पर भी जिम्मेदारियाँ भर गई। तब मेरी सास ने अपनी हाथ से मेरे कपड़े सिलाई किए और उस पर ये जेबें बनाई, वरना औरतों के मसाइल सुनते तुम्हारा अब्बा के साथ खेतों में काम करते मुझसे ये घुटली गुम हो जाती थी। नूर बेगम ने चादर लेते हुए कहा तो खेतों वाली बात पर हयात की आंखें फैल गई। आप भी खेतों में काम करती थी? मतलब तब मुलाजिम नहीं थे? हयात ने दिलचस्पी से पूछा तो नूर बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखा, जिसे बातें करने और सुनने का बेहद शौक था। मुतस्सिम का तो कहना था कि दुनिया में एक तरफ जंग लगी हो और दूसरी जानिब हयात को कोई बातों में लगा दे तो जंग खत्म हो सकती है, मगर हयात की बातें नहीं। थे, मुलाजिम भी थे, मगर जब तेरे अब्बा पंचायत के कामों से फारिग होते तो खेतों में चले जाते, उस दिन वहीं सारा काम करते और मुलाजमों को घर भेज देते। वो अकेले होते तो मैं भी उनके साथ चली जाती और उनकी मदद करती। नूर बेगम ने खोए खोए लहजे में कहा तो हयात अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हाय, कितने प्यारे दिन थे ना माँ जी। नूर बेगम को बाहों में भरते हुए हयात ने मुस्कुराते हुए कहा, तो नूर बेगम ने चौंक कर हयात को देखा। चल अब हट जाने दे मुझे, फिर अंधेरा हो जाना है, उन्होंने हयात को पीछे करते हुए कहा, तो हयात सर झुकाए उनके सामने खड़ी हो गई। मुझे इरम के घर छोड़ देना, उस दिन लाला घर थे, मैं नहीं जा सकी, अब तो ड्रामा ख़त्म होने वाला होगा। मासूमियत से आंखें टिपटिपाते हुए होठ बाहर निकाल कर कहा। नूर बेगम ने तासुब से सर हिला दिया। चल जा चादर ले आ, पर सुन, वापसी पर मेरे साथ ही आना है, नूर बेगम ने कमरे से बाहर कदम रखते हुए कहा, तो हयात ने सर इस्बात में हिलाकर अपने कमरे की जानिब दौड़ लगाई। ये माजी और हयात किधर है? नज़र नहीं आ रही दोनों? मुतस्सिम ने हवेली के पिछली जानिब बने बागीचे में काम करती नीलू से पूछा। वो दोपहर के वक्त नमाज पढ़कर घर आया था, मगर उसे हवेली में कहीं भी ना नूर बेगम दिखी ना हयात दिखी। उसे लगा शायद पीछे बागीचे में हो, क्योंकि हयात का सारा दिन इस खूबसूरत बागीचे में ही गुजरता है। बागीचा बनाया तो मुतस्सिम ने अपने लिए था, मगर बस चंद दिन के लिए उसे शहर जाना पड़ गया, और जब तक वापसी हुई तो उस बागीचे पर हयात मैडम कब्जा कर चुकी थी। हवेली की दूसरी दीवारों की निस्बत बागीचे की दीवारें ऊंची ऊंची थी, जिस पर बेलें लिपटी हुई थी। बागीचे में हर तरफ सफ़ेद और लाल गुलाब के फूल लगे हुए थे।
उनके अलावा और भी कई रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। नीचे ज़मीन पर बिछी सब्ज घास और हर तरफ हरियाली और फूलों की भीनी भीनी खुशबू इस मंजर को जानलेवा हद तक खूबसूरत बना रहे थे। दाएं जानिब लकड़ी का खूबसूरत झूला पड़ा था। उसके इर्द गिर्द बेलें लिपटी हुई थी और उन बेलों पर हयात ने तोड़कर फूल लगाए रखे थे। दरमियान में बने फाउंटेन से बहते पानी का शोर रात के वक्त माहौल को फुसूखेज बना देता था। लाला, वो माजी तो मुनव्वर के घर मुबारकबाद देने गई है और हयात बीबी अपनी सहेली के घर, नीलो ने बत्ती से निकालते हुए कहा। तो हयात का सुनकर मुतस्सिम ने जबड़े भींचे और लंबे लंबे डग भरता बागीचे से निकलता चला गया। मुतस्सिम ने छोटे से घर के आगे खड़े होकर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार दस्तक दी तो दरवाज़ा खोल दिया गया। अपने सामने आराम से छोटे भाई को देखकर मुतस्सिम की रगें तन गई। वो उम्र में तो 16 साल का था, मगर मुतस्सिम जानता था कि वो किस कदर आवारा लड़का है। सामने खड़े लड़के से ज़्यादा मुतस्सिम को हयात पर गुस्सा आया, जो इस वक्त यहाँ मौजूद थी। खाला घर है? मुतस्सिम ने सख्त लहजे में पूछा। मकसद यही जानना था कि इस वक्त घर में कौन कौन था। नहीं मुतस्सिम लाला, माँ तो आपकी माजी के साथ गई है, मगर इरम और अभी वो बात मुकम्मल करता कि मुतस्सिम उसे पीछे ढकेलते अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। अगर परवीन खाला घर होती तो शायद वो अपना गुस्सा दबा लेता, मगर ये जान कर कि वो भी घर नहीं और वो आवारा लड़का घर था, मुतस्सिम का बस नहीं चल रहा था कि हयात सामने हो और वो उसका गला दबा दे। मुतस्सिम सामने मौजूद कमरे से आवाज़ें सुनकर उसकी जानिब पहुँचा, जबकि इरम का भाई अरे अरे करता रह गया। मगर मुतस्सिम चौधरी जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अपनी जगह जामिद हो गया। गुस्से की शदीद लहर मुतस्सिम चौधरी को अपने रगों पे में सरायत करती महसूस हुई। क्या फ़ायदा तुम लोगों की इतनी बड़ी हवेली का, अगर इसमें एक टीवी तक नहीं? इरम ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो हयात ने मजलूम शक्ल बनाकर उसे देखा। अब ताने दोगी अपनी दोस्त को? सामने टीवी पर चलते ड्रामे को देखते हुए हयात ने कहा तो इरम ने समोसे की प्लेट उसके आगे की। तुम ताना ही समझो, हम मासूम लड़कियों ने घर से बाहर कहाँ जाना होता है। घर में एक दूसरे की शक्लें देखकर भी बंदा उकता जाता है। टीवी हो तो मूड ही फ्रेश हो जाता है। इरम ने अपना समोसा खाते हुए कहा तो हयात ने सर झटक कर चैनल तब्दील किया। मगर हमारे लाड साहब का कहना है मूड फ्रेश करना हो तो किताबें पढ़ो, मूड भी फ्रेश होगा और दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। हयात ने मुँह बसूर कर कहा और पंजाबी गानों वाले चैनल पर लगाकर हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। चल डांस करते हैं, इरम का बाजू पकड़कर उसे कालीन से उठाते हुए कहा तो मुँह बसूर कर रह गई। एक तो ये मनहूस डांस, तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे लगता मेरी हड्डी पसली टूट जानी। इरम ने हयात के हाथ थामते हुए कहा तो हयात का मध्यम कहकहा गूंजा। हयात को डांस बहुत पसंद था और किसी के साथ तो वो कर नहीं सकती थी, इसीलिए इरम बेचारी की शामत आई रहती थी। इरम के सर पर पगड़ी बांध कर उसे लड़के का गेटअप देकर अपना शौक पूरा कर रही थी। सैया तेरी हर गुल चोटिया, तेरे हाथ विच किसे दी अंगूठिया, हर कड़ी नाले तू गुल करता। इरम को शिकवे भरी नज़रों से देखते, डांस के स्टेप्स लेते, अपने दुपट्टे को घुमाकर रुख बदला तो अपने सामने दरवाजे के बीचों बीच खड़े मुतस्सिम चौधरी को चेहरे पर खूंखार तासुरात सजाए देख हयात के हाथ पाँव को ब्रेक लगी। लाला, गले से घुटी घुटी आवाज़ निकली। चादर उड़ो और बाहर आओ वरना यहीं दफन कर जाऊंगा, दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा गया और पीट करके खड़ा हो गया। इरम की चादर पकड़ाने पर हयात ने जल्दी से चादर ओढ़ी और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। दरवाजे के करीब आए तो इरम के भाई ने दरवाज़ा खोला तो मुतस्सिम ने सख्त नज़रों से उसे घूर कर अपने पीछे चलती हयात को बाजू से थाम कर अपने बराबर किया। अपना बाजू हयात के कंधे पर फैलाकर बाहर कदम रखे। बाहर निकलकर अपनी चादर को झाड़ते हयात के हाथ को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर तेज़ तेज़ कदम लेने लगा, जबकि हयात को लग रहा था कि उसके हाथ की उंगलियां आज ज़रूर टूट जाएगी। दांतों तले लब दबाकर दर्द बर्दाश्त करते मुतस्सिम चौधरी के साथ घसीटती चली जा रही थी। हयात को बेड पर पटकने के अंदाज में बिठाकर मुतस्सिम ने अपने चॉकलेट ब्राउन सिल्की बालों में हाथ उलझाकर अपने इश्तियाल को काबू करने की कोशिश की। हयात की हरकत पर मुतस्सिम चौधरी को अपने गुस्से से अपने जिस्म में शरारे फूटते महसूस हो रहे थे। गर्दन की रगें तनकर वाज़ेह हो रही थी। मुतस्सिम को चक्कर काटते देख हयात ने अपने खुश्क पड़ते होठों पर ज़बान फेर कर उन्हें तर करने की कोशिश की। एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा और एक नज़र मुतस्सिम को देख कर दबे कदमों से बाहर जाना चाहा,
मुतस्सिम चौधरी ने एक ही झटके में हयात को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर हयात के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे। मैं क्या यहाँ बकवास करता हूँ तुमसे, या पागल नजर आता हूँ तुम्हें? एक बार नहीं 1000 बार बोला है तुम्हें हयात के घर से बाहर माजी के अलावा किसी के साथ ना जाया करो, मगर नहीं करनी तो अपनी मर्जी है ना। जब जानती थी कि इरम के अलावा बस उसका भाई घर पर है तो पहली फुर्सत में घर क्यों नहीं आई? हयात के चेहरे पर अपनी दहकती सांसें छोड़ते दहाड़ते हुए कहा। तो हयात ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। सर पर उठते दर्द को बर्दाश्त करते आंखें पल में नम हुई। वो छोटे छोटे भाई जैसा है। आप कैसे? अभी हयात बात मुकम्मल करती कि मुतस्सिम ने उसे बेड पर धक्का दिया। मुझे तुम मासूम लगती थी हयात, मगर तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। भाई जैसा और भाई होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही भाई कहने से कोई भाई बन जाए ना हयात बीबी, तो कूड़े करकट बोरियों में मासूम लड़कियों की लाशें ना मिले जिन्हें यही लोग अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो उन्हें अल्लाह रसूल का वास्ता ना देती होगी? उन्हें हाथ जोड़कर ना कहती होगी कि उनके साथ ये जुल्म ना करें? वो उनकी बहन बेटियों की उम्र की है, मगर वो नहीं ना सुनते उनकी। तुम लड़कियों के भाई कह देने से कोई मर्द तुम्हें बहन नहीं बना लेता। किसी को बहन बीवी बेटी बना लेना आसान नहीं होता। इज्जत मानना पड़ता है उन्हें। अपनी जान से बढ़कर उनकी इज्जत की हिफाजत करनी पड़ती है। माँ बहनें मर्द की जिम्मेदारी होती है। और तुम्हें लगता है राह चलती कोई भी मर्द तुम लड़कियों के भाई कहने पर भाई बनकर तुम्हें अपनी बहन की जिम्मेदारियां निभाने लगेगा? मर्द छोटा बड़ा नहीं होता। मर्द अपनी हवस पूरी करने के लिए औरत की नस्ल, उम्र, ज़ात और रंग नहीं देखता। हर मर्द बुरा नहीं होता हयात, मगर सिर्फ अपने महरम रिश्तों तक। तुम किसी ऐसी सड़क के किनारे पर चल रही हो जिसके दूसरे किनारे पर कोई गैर मर्द था, तो लोग तब भी तुम्हारे किरदार को गलत समझेंगे कि क्या ज़रूरत थी उस जगह चलने की जहाँ गैर मर्द था। और तुम अपनी सहेली के साथ उसके भाई की मौजूदगी में उसके घर में अकेली मौजूद थी। सोचो, अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता? मैंने तो सुना है औरत अपनी तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह को जान लेती है। तो फिर उस खबीस शख्स की आंखों में हवस तुम्हें क्यों नज़र नहीं आई, जिसे मैं मर्द होते हुए देख रहा हूँ? लहजे में आग सी तपिश लिए दहाड़ते हुए कहा। तो हयात के रोते रोते हिचकी बन गई, जबकि गुस्से के बास मुतस्सिम चौधरी के चेहरे की सफ़ेद रंगत में सुर्खी खुल गई थी। तेज तेज चलती सांसें उसके शदीद गुस्से की निशानदही थी। चॉकलेट ब्राउन सिल्की बाल माथे पर बेतरतीबी से बिखर चुके थे। कंधों पर पड़ी चादर को उतार कर गुस्से में हयात पर फेंका और टेबल को ठोकर मारते दहाड़ से दरवाज़ा बंद करते बाहर निकलता चला गया। मुतस्सिम चौधरी की आंखों से इरम के भाई की वो हवस ज़दा नजरें नहीं हट रही थी जो हयात पर टिकी हुई थी। ये सिर्फ मुतस्सिम चौधरी ही जानता था कि उसने किस तरह अपने इश्तियाल पर काबू पाया है। दिल तो कर रहा था उस शख्स को जान से मार दे और दो हयात को भी लगाए। कमरे में आकर अपना सफ़ेद कुर्ता उतारकर ज़मीन पर फेंका और वॉशरूम में घुस गया। शावर चलाकर ठंडे पानी के नीचे दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर खड़ा हो गया। कोशिश करना कुछ दिन मेरे सामने ना आओ हयात, वरना मैं क्या कर गुजरूं इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं। अपने हाथ से बाल माथे से पीछे करते सरगोशियाना लहजे में कहकर आंखें मूंद ली तो आंखों के सामने हयात का ससकता वजूद लहरा गया। तो मुतस्सिम चौधरी का हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा। दूसरी तरफ उरूब अपने सामने बेड पर पड़े लहंगे को देखकर गहरी सांस भरती उसे बैग में रखने लगी कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आहट सुनकर पलटी तो नजरें दरवाजे से टेक लगाए खड़े ईमान शाह पर टकराई, जो चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए अपनी उंगली से चेन को घुमाते आंखों में चमक लिए उरूब को देख रहा था। क्या कर रहे हो यहाँ तुम? उरूब ने सख्त लहजे में कहा तो ईमान ने अपने कदम उरूब की जानिब बढ़ाए। अपनी दूर की खाला को अपनी नज़दीक की होने वाली बीवी बनने की मुबारकबाद देने आया हूँ। उरूब को बाजू से थामकर एक ही झटके में अपनी जानिब खींचते हुए कहा तो उरूब इस अफ्ताब पर लड़खड़ाकर ईमान शाह के सीने से आ टकराई। अभी वो पीछे होती इससे पहले ईमान शाह ने उसे अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। मान, क्या बदतमीजी है, ये छोड़ो मुझे, रूप ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा तो ईमान शाह ने बिना उससे समझने का मौका दिए रूप के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर उसका सर पीछे किया और अपने दांत रूप की गर्दन पर गाड़ दिए, जिस पर उरूब ने दांतों तले लब दबाकर अपनी सिसकी रोकी और एक झटके में ईमान को खुद से दूर धकेला, जो अपने होठों पर अंगूठा फेरते बेबाक नज़रों से उरूब को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मुझे मान पुकारने का इतना शौक है कि रब ने ये हक हमेशा के लिए तुम्हारे नसीब में लिख दिया।
उफ, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ईमान से जान तक का सफ़र इतनी जल्दी तय करने वाली हो तुम। अब तो मेरी गुर्बत में न जाने मान जान और कौन कौन से मोहब्बत भरे लकाबात से नवाजने वाली है मिसिस ईमान शाह। मज़ाहमत करती उरूब को अपनी गिरफ्त में लेते चेहरा उरूब की गर्दन में छुपाकर बोझल लहजे में सरगोशी की तो उरूब का चेहरा गुस्से के बाज पल में सुर्ख हुआ। खबीस घटिया इंसान, पीछे हटो वरना मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। ईमान के लंबे बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए कहा तो ईमान का जिंदगी से भरपूर दिलकश कहा गूंजा, जो अब 2 कदम के फासले पर खड़ा होकर अपनी एक्सरे करती नज़रों से उरूब के सुर्ख चेहरे को देख रहा था। ये नाम भी अच्छे हैं, शुक्र तुमने कुछ चेंज किया। अगर तुम गलती से किसी ऐसे नाम से पुकार लेती जिससे मेरी किसी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होता और मैं भी जज्बात में बहका तुम्हें उसके नाम से पुकार बैठता तो तुम हर्ट हो जाती ना। तासुब से सर हिलाते हुए कहा तो उरूब का बस नहीं चल रहा था कि उस देवनुमा इंसान का गला दबा दे। ये खुशफहमी है तुम्हारी, मैं कभी तुम्हें खुद के करीब भी आने नहीं दूंगी। तुम्हारे करीब आने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूंगी, उरूब ने चिल्लाते हुए कहा। ये शख्स हमेशा उसका खून जलाने का काम करता था और अब भी चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए उरूब को सच कर रहा था कि तभी उरूब की बात पर ईमान शाह के चेहरे के तासुरात सपाट हुए। मजबूत कदम लेते उरूब के करीब होकर उसे फिर से अपनी गिरफ्त में लेकर उसके हाथ पुश्त पर बांध कर एक बाजू उरूब के कंधे से गुजार कर उसकी गर्दन को पीछे से अपने हाथ में दबोचकर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया। शादी नहीं करनी ना करो, शादी से पहले अपनी ज़िंदगी का हर इख्तियार तुम्हारे पास है, मगर इसके बाद ये भूल है तुम्हारी कि ईमान शाह तुम्हारी एक भी सुनेगा। तुम्हारे करीब आने, तुम्हारे जिस्म की गहराइयों से रूह तक उतरने से मैं खुद को खुद भी नहीं रोक सकता। तो उरूब बीवी, तुम किस खेत की मूली हो? निकाह के बाद तुम सर से लेकर पाँव तक, जिंदगी से लेकर मौत तक, सांसों से लेकर धड़कनों तक, दुनिया से लेकर जन्नत तक ईमान शाह की बन जाओगी। तुम्हारे सारे हुकूक और इख्तियार मेरे नाम हो जाएंगे। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं 3rd क्लास ड्रामों के हीरो की तरह ज़बरदस्ती की शादी पर बीवी से दूर रहूँगा, शौहर बेड पर और बीवी सोफ़े पर सोएगी, तो ये सारी गलतफहमियाँ अपने रूम में ही छोड़ कर आना, क्योंकि अपना हक तो ईमान शाह मरकर भी छोड़ने वालों में से नहीं। बीवी बन रही हो मेरी, मजाक नहीं जिसे मैं इन फजूल के ड्रामों की नज़र करूं। मेरे कमरे में आओ तो अपने आप को इस रिश्ते के आगाज़ के लिए मेंटली और सख्त लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते, आखिर में शौक लहजा अपनाते, बेबाक नज़रों से उरूब को देखते। फिक्रा छोड़ा तो उरूब ने फ़क पड़ते चेहरे और फटी फटी आंखों से देखा। ईमान शाह को देखा जो होठ का किनारा दांतों तले दबाए उरूब को देख रहा था। तुम सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होकर आ जाना, बाकी का मैं खुद ही कर लूँगा, उरूब के होठ पर अपना अंगूठा जोर से रब करते हुए कहकर उरूब को बेड पर धक्का देकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकलता चला गया, जबकि उरूब बेयकीनी की कैफियत में अभी भी साकित सी बेड पर बैठी दरवाजे को देख रही थी। अपने चेहरे पर अभी भी ईमान शाह की दहकती सांसों की तपिश महसूस हो रही थी। गर्दन हर दिए गए उसके जख्म पर होती जलन से उरूब की आंखें गर्दन पर दिए गए अपने जख्म पर जलन होती रूप की आंखें पल में नम हो गई। रात के 10 बज रहे थे, पर प्राइवेट हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इस वक्त बहुत कम लोग थे। खुद को मुकम्मल काली चादर में छुपाए बैठी लड़की ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और फिर एक नज़र सामने दरवाजे को देखा जिस पर डॉक्टर हाशिम अली लिखा हुआ था। अपनी चादर को ठीक करके वो अपनी जगह से उठी, हाथ में ट्रे पकड़े जिस पर चाय के 2 कप थे। एक लड़का उसके करीब से गुजरा, ना महसूस अंदाज में एक चाबी लड़की के हाथ में थमाकर आगे बढ़ गया। चाबी के मिलते ही लड़की सामने मौजूद कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद उसे अंदर बुला लिया गया। वो लड़की जैसे ही अंदर दाखिल होने लगी, रूम से एक नर्स भागने के अंदाज में बाहर निकली, जिसका चेहरा इस वक्त सुर्ख पड़ रहा था और पूरा जिस्म पसीने से तर था। लड़की की जीरक निगाहों से उसके हाथों की कपकपाहट मख्फी ना रही। नर्स की नम पलकें देख लड़की ने सख्ती से अपने होंठ भींचे और अंदर दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, लड़की ने चादर से अपना चेहरा छुपाते हुए सलाम किया तो उस डॉक्टर ने हंकारा भरकर लड़की को बैठने का कहा तो लड़की शुक्रिया कहकर बैठ गई। हाँ बोलो, क्या मसला है? डॉक्टर ने उकताए हुए लहजे में पूछा तो लड़की ने जब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची।
चेहरे से चादर खिसकाकर थोड़ा आगे हुई। लड़की के कुछ ना बोलने पर जैसे ही डॉक्टर ने झंझलाकर सर उठाया, अपने सामने इस कदर खूबसूरत लड़की देख दंग रह गया। चेहरे की उकताहट पल में गायब हो गई, आंखों में चमक और हवस उद आई। काली चादर के हाले में चांद सा दमकता चेहरा देख डॉक्टर ने अपने होठों पर जबान फेर कर खबासत से उसे देखा। वो जी, मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर आपकी फीस दे रही हूँ। सुना है आपके हाथ में बड़ी शिफा है, बड़ी मेहरबानी होगी मेरा इलाज कर दीजिए, लड़की ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा। तो डॉक्टर अपनी जगह से फौरन उठकर लड़की के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। आहा, रो नहीं, मैं करूँगा ना तुम्हारा इलाज, तुम फिक्र क्यों करती हो? मगर मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकोगी, क्योंकि आज तो तुम फ़ीस दे आई हो। मगर इलाज एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, बाद में भी आना पड़ेगा, लड़की के हाथ थामते हुए खबासत भरे लहजे में कहा। तो सामने बैठी लड़की ने दिल में 200 सलवातें सुनाई उसे। जी जानती हूँ, बस मगर आपका एहसान होगा, मैं बहुत मजबूर हूँ, लड़की ने अपने हाथ छुड़वाते हुए आंसू पोंछते हुए कहा। तो डॉक्टर ने अपना हाथ उसकी थाई पर रख दिया। इलाज हो जाएगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, बस वो करना होगा जो मैं कहूँगा, लड़की की तरफ झुकते हुए कहा। तो लड़की ने हैरान नज़रों से डॉक्टर को देखा और हिचकिचाते हुए डॉक्टर का हाथ हटाया। जी, क्या क्या करना होगा? लड़की ने अपनी चादर ठीक करते हुए कहा। तो डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम लिया। वही जो दुनिया का उसूल है, तुम मुझे खुश करो और मैं तुम्हें। देखो नर्स, मुझे खुश करने ही वाली थी, मगर तुम आ गई, तुम्हारा हिसाब तो ज़्यादा बनता है फिर, लड़की के दोनों हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर उस पर झुकने की कोशिश करते हुए कहा। तभी उस लड़की ने डॉक्टर को पीछे धक्का दिया और अपनी कमीज़ के नीचे पहनी ब्लू जीन्स की पॉकेट से इंजेक्शन निकालकर बिना डॉक्टर को संभलने का मौका दिए उसकी गर्दन पर इंजेक्ट कर दिया। ये क्या क्या तुमने कौन हो तुम? डॉक्टर ने अपनी गर्दन को दोनों हाथों से थामते हुए कहा। तो लड़की की आंखों में पुरस्कार चमक आई, होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए नीचे गिरते डॉक्टर पर झुकी। तुम दुनिया के उसूल वाले हो और मैं आखिरत के उसूलों पर चलने वाली। जितना खुश होना था हो लिया तुमने, अब हिसाब का वक्त है, जहन्नम मुंतजिर है तुम्हारी, डॉक्टर के चेहरे पर पंच मारते हुए सर्द लहजे में कहा और कमरे के पिछले दरवाजे की जानिब आई। लड़के की दी हुई चाबी से दरवाज़ा खोलकर वापस आई और डॉक्टर को घसीटते हुए दरवाजे तक लाई। तभी वहाँ 2 नकाबपोश आए, सर हिलाकर सलाम किया और डॉक्टर को उठाकर आगे बढ़ गए। लड़की ने दरवाज़ा बंद किया, तभी जीन्स की पॉकेट में पड़ा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। ड्रैगो के मैसेज का नोटिफिकेशन देख लड़की ने जल्दी से ओपन किया, जिस पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द एरिया पर कुछ गंजान आबाद इलाकों के नाम थे। हॉस्टल्स में रहने वाली बच्चियां यहाँ अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी कर रही है और कुछ मासूम बच्चियों को ज़बरदस्ती इस फाइल में मलबूस कर रही है। हफ्ते के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ड्रैगो का मैसेज पढ़कर ओके का मैसेज किया और एक नज़र डॉक्टर के रूम पर डालकर इत्मीनान से बाहर निकल गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।